हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन. As I see, somehow I have forgotten to make the chat private. But ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो भाई, गुड मॉर्निंग वंस अगेन और काम स्टार्ट करते हैं आज का. बड़े दिन से मैं वर्क पावर एनर्जी में सिंपल चीजों में घूम रहा हूँ. ऑल्दो सिंपल चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई थिंक यू हैव बेनिफिटेड बाय द डिस्कशंस एज आई कैन सी फ्रॉम मैसेजेस आल्सो. बाकी एक बड़े दिनों से एक्चुअली मुझे वर्क एनर्जी में एक ही चीज बतानी थी बेसिकली, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है और ज्यादातर बुक्स में दी भी नहीं रहती है. और वो ये चीज थी, मतलब फंडा ये था कि अगर कोई भी फोर्स अजीब सा दिया है, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में, तो आप ये कैसे पता करोगे कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव. ये बेसिकली मुझे मेनली बताना था, जो कई दिन से मैं घुमा फिरा रहा हूँ लेकिन मेन पॉइंट पे नहीं आ रहा. अभी आज के लेक्चर में आई हैव डिसाइडेड कि शुरू में कुछ चीजें और हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं जिनके वर्क के बारे में अपने को पता होना चाहिए. लेकिन फ्रिक्शन हो गया, सेंट्रल फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्सेस, इन सब के ऊपर थोड़ा बाद में आऊंगा. पहले मैं मेन चीज को तो कवर कर लेता हूं जो मैं बड़े दिन से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं. तो देखो, बिकॉज उसके बाद फिर अपने बी टेस्ट का रिवीजन चालू हो जाएगा, सो उसके बाद अपने को टाइम मिले या नहीं मिले, तो सबसे पहले अपन इस चीज को ही थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. और जैसा देखो, मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया था दैट कि वैसे अगर आप देखो कि मैं आपको मान लो बोलता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई कंजर्वेटिव है. फ्रिक्शनल फोर्स आपको सबको पता है नॉन कंजर्वेटिव है. ये भी आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन ये कभी कंजर्वेटिव हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी होते हैं कंजर्वेटिव. जैसे अगर मान लो सपोज किसी पार्टिकल को आप थ्रेड से बांधो और थ्रेड को सडनली जर्क के साथ खींच दो, तो आपको पता है कि थ्रेड के अंदर अगर इंपल्सिव टेंशन या जर्क लगता है, उस केस में आपको पता है कि एनर्जी हीट वीट में कन्वर्ट होती है. तो देयरफॉर उस केस में अगर आप देखोगे तो टेंशन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम नहीं करेगा. लेकिन अगर आप सिंपली किसी चीज को पकड़ते हो, ब्लॉक को मान लो पकड़ते हो और ब्लॉक को थ्रेड से पकड़ के सिंपली ऊपर खींचते हो, धीरे धीरे खींचते हो, तो टेंशन इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स है तो कंजर्वेटिव होता है. आपको पता है कि सारे के सारे कांस्टेंट फोर्सेस आपके जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होते हैं, वो पक्का कंजर्वेटिव होते हैं. तो ये छोटी मोटी स्टोरी तो सबको पता ही रहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है, टेंशन नॉर्मल रिएक्शन में भी कंजर्वेटिव कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप देखोगे तो हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होता है. ये सब चीजें तो, या स्प्रिंग फोर्स अगर आप देखोगे तो हमेशा कंजर्वेटिव होता है. ये कॉमन फोर्सेस की स्टोरी तो सबको पता होती है, और अगर नहीं पता थी थोड़ी सी तो मैंने रिवाइज करवा दिया. और उसके बाद लेकिन अब यहाँ पे मैं देखने वाला हूं कि अगर अपन इन सबका एक बिल्कुल ऊपर के लेवल पे जाए और अपन ये देखें कि अगर मान लो मैंने आपको कुछ भी फोर्स ऐसे दे दिया वेक्टर फॉर्म में, एक मिनट, आई जस्ट चेंज द कलर. कोई भी फोर्स आपको दे दिया ऐसा कुछ भी, फोर्स इक्वल टू मान लो एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड साइन एक्स के कैप. डोंट राइट इट, मैं इसको बस खाली आपको दिखाने के लिए अजीब सा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. फिर इसके बाद log y e raised to z x क्यूब के कैप, कुछ भी इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में कुछ भी अजीब सा फोर्स लिख दिया. अब अगर मान लो मुझको ये चेक करना है, एक प्रॉपर मेथड होता है चेक करने का, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है, क्या सिनेरियो है इसका, तो ये चेकिंग किस तरह से करते हैं, ये आइडिया डेवलप करना और फाइनली एक मेथड निकल के आएगा. इसकी थ्योरी काफी सारी होती है लेकिन लास्ट में जो फाइनल मेथड होता है उसको लोग एक डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में समराइज करके बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं. तो वो सब अपने को आज बेसिकली डेवलप करना है. तो रादर देन मूविंग अराउंड हियर एंड देयर, मैं सबसे पहले भी अपने मेन पॉइंट के ऊपर ही आता हूं और ये पहले कवर करेंगे. इसके बाद फिर टाइम होगा तो फिर अपन ऊपर की जो फ्रिक्शनल और ये सब जो है इनकी इधर उधर की बातें करते रहेंगे. लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जो जनरली ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया होता है ठीक से, तो इसको कवर कर लेंगे तो अपने को ज्यादा फायदा होगा. लेकिन इसके पहले
एक चीज तो थोड़ी सी ऑब्वियसली रिवाइज करनी होगी, तो मैं उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं पहले तो, कि अगर एक फोर्स आईजे के टर्म्स में दिया है तो आप इसका वर्क कैसे निकालोगे इंटीग्रेट करके, इसके ऊपर थोड़ा सा एक हल्की सी बात कर लेते हैं पहले तो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूं, और अपने को पता है कि वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ डॉट डीएल वगैरह करके आता है, ये सब थ्योरी तो अपने को पता ही है। तो मैं आपको एक सीधा एग्जांपल देता हूं कि मान लो सपोज मेरे पास एक फोर्स है F इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप वाई क्यूब जे कैप जेड के कैप, मान लो ये मेरे पास फोर्स है। और नाउ यू माइट से कि सर ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। बिल्कुल डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन इतना क्लास में आपके और मेरे बीच में चीजें चलती हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अब अगर एग्जाम में देंगे या किसी बुक में देंगे इस क्वेश्चन को, तो ये लोग क्या करेंगे, पूरी फॉर्मेलिटी करेंगे। उनको अगर ये एक्सप्रेशन भी देना होगा ना तो कहेंगे कोई बात नहीं, इसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए जबरदस्ती घुमाएंगे, इधर ए बी सी लगाएंगे और फिर ए के डायमेंशंस आपको देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दे देंगे 1 एंड सो ऑन। तो आप देख लो कि अगर ए की वैल्यू 1 दे दी और डायमेंशंस ये दे दिए, तो आपका घूम फिर के बात वही पड़ेगी जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन फॉर्मली इसको लिखने का ये तरीका है। लेकिन क्लास में तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत होती नहीं है, तो आई विल नॉट डू दोस थिंग्स। मैं सीधे काम की बात करता हूं कि मान लो मेरे पास कोई फोर्स है इस तरह से, और अपने को ये दिया है दैट अ पार्टिकल is moved from 0 0 0 to 1 2 3 under the influence of the above force, full stop, find work done by the force। ठीक है, टू बिगिन विथ सुबह सुबह की क्लास है, तो लेट्स बिगिन विथ सिंपल थिंग्स। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, समझो, जरा सॉल्व करो, आंसर निकालो। देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए भी दिया है बिकॉज ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार इस क्वेश्चन की थ्योरी थोड़ी सी कुछ बच्चों की गड़बड़ रहती है, वो इसे गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। और अगर यही चीज गड़बड़ है तो फिर ऑब्वियसली अब इसके आगे मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताता जाऊं, उसके पहले मेरे को ये चीज आपकी बिल्कुल इंश्योर करनी पड़ेगी दैट दिस इज ओके। तो ये आज का अपना पहला छोटा सा क्वेश्चन है, एंड द बॉल इज ऑन योर कोर्ट नाउ। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जरा आंसर निकालो और बताओ क्या आता है। अरे वाह, वेरी गुड, श्रेयस हैज गिवन मी एन आंसर ऑलरेडी, सो दैट्स गुड। इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क बड़े सारे लगा रखे हैं। चलो देखते हैं श्रेयस अभी आपका आंसर सही है नहीं है। सबको नहीं बताऊंगा मैं, अदरवाइज सब लोग वही निकाल लेंगे। तो एक बार बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से निकाल लो। नहीं, इसमें कुछ वेदांत इज आस्किंग समथिंग, इसमें कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। सिंपली वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन होती है इंटीग्रल लेफ्ट और डीएल, उससे निकल आता है। बहुत सिंपल सीधी सी पहली चीज है जो वर्क कैलकुलेशन में बताई जाती है क्लास में। तो कुश ऑल्सो हैज गिवन मी एन आंसर, वेरी गुड कुश। ऑल्दो आपका और ऊपर जो आंसर था किसका था, आंसर ऊपर दिया था श्रेयस ने। कुश और श्रेयस का आंसर थोड़ा अलग अलग है। फिर सार्थक, then Mahesh, Archisha and Raghav also have given me answers. Similarly, Dhruv also has an answer for me. चलो वेरी गुड। और सनद का भी आंसर आ रहा है, लेकिन सनद ध्यान रखना है कि इसमें लिमिट्स भी रखनी होंगी। तो यू कांट लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। पार्टिकल इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम 0 0 0 to 1 2 3, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसका यूज करना होगा आपको, दैट इज वन थिंग। एक और बच्चे ने आंसर आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दे दिया, तो भाई बिल्कुल नहीं करना है वो, इस तरह की काम बिल्कुल नहीं करने, वो जरा चेक कर लो। बिकॉज
आंसर आप आई कैप, आपको वर्क निकालना है, रिमेंबर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यू कांट लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर चलो भाई, देवेश एंड देन अनन्या, देन सर्वेश का भी आंसर आ चुका है। सर्वेश ने आंसर दिया है 9। अब अच्छी बात यह सर्वेश, आप 9 को बोल्ड लेटर्स में नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ऋत्विक और भूषण भाई का भी आंसर आ चुका है। अच्छा, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं अभी नीचे। चलो 17 मोर पीपल एंड लाइक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बहुत सारे बंदों ने और आंसर दे दिया है, ठीक है। चलो, एक 53/6 सबसे कॉमन आंसर है, मेजॉरिटी का आंसर 53/6 आ रहा है। जिसने फर्स्ट आंसर दिया था उसका भी यही था, और बहुत सारे बंदों का 53/6 आ रहा है, बट फिर भी आई से कि अराउंड लेट्स से कि 50% लोगों का तो, या 60% लोगों का रफली 53/6 आ रहा है, स्पेशली टुवर्ड्स दी एंड ज्यादा आ रहा है। और बाकी कुछ इधर उधर के कुछ और भी आंसर्स हैं, एक 9 है, 31/6 है, और कुछ अलग अलग आंसर्स और भी हैं। तो एक बार इस आइडिया को थोड़ा सा सही तरीके से एक बार देख लेते हैं। जिन लोगों का आंसर आ चुका है वो आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा और अपना मेथड भी एक बार क्लियर रहेगा। देखो, हमारा क्या टास्क है, हमें निकालना है वर्क। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में अपन ये रिवाइज कर रहे हैं कि अगर कोई भी फोर्स आपको ऐसे आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में दिया है, तो अपन ये वर्क किस तरीके से निकालते थे, ये हम देख रहे हैं। सी, सबसे पहली चीज देखो कि अगर फोर्स ऐसे एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल फोर्स है। आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, तो देयरफॉर स्टार्टिंग आप करोगे इंटीग्रल एफ डॉट डीएल से। नाउ सम स्टूडेंट्स से कि सर ये सब क्या कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप, हम तो आराम से इंटीग्रेट, हम तो इसको बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई कैसे, कहते हैं सर फोर्स होता है, सॉरी वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मान लिया मे भी। और फिर कहते हैं अच्छा फोर्स क्या था, एक्स स्क्वायर आई कैप वाई क्यूब जे कैप जेड के कैप, जो भी फोर्स दिया है वो फोर्स को इधर रख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर गुड एट वेक्टर्स। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चे, कि कहते हैं कि अच्छा सर अगर एक पार्टिकल को 0 0 0 से 1 2 3 लेके जा रहा था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह ये डाल देते हैं, फोर्स की जगह ये डाल देते हैं, एंड दे आल्सो आर वेरी गुड एट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई क्यूब प्लस 3z। इस तरह से कुछ तो आंसर आ जाएगा वर्क का। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम दिखती है कि यार ये आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ रहा है। फिर वो चेक करते हैं कि अच्छा ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस में तो एक्स वाई जेड कहीं है नहीं, ऑप्शन इज जस्ट अ नंबर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू तो डालनी होगी कुछ। तो क्या करते हैं, दिखता है कि अच्छा ये तो 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो एक्स की जगह 1 डाल देते हैं, वाई की जगह 2 डाल देते हैं, और z की जगह 3 डाल देते हैं। ना ये चीज बिल्कुल मत करना, ये आई एम प्रीटी श्योर कि ज्यादातर लोगों ने नहीं करी है, लेकिन फिर भी 5-10 बंदों ने ये जरूर करी होगी, और दीज गाइज वुड बी स्माइलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ सर हमने तो यही किया है। अब इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है, इसमें सही क्या है ये बताओ। तो गलत ही गलत है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग ही गड़बड़ करी है। अगर आपने इस तरह से सॉल्व किया है, तो ये स्टार्टिंग, आपने वर्क का जो स्टार्टिंग फॉर्मूला लगाया है, ये डेफिनेशन या फॉर्मूला ही गलत है। रिमेंबर, वर्क का ये जो फॉर्मूला होता था एफ डॉट डी, कुछ बच्चे 10th में भी पढ़ लेते हैं ये चीज। एफ डॉट डी वाला जो रिजल्ट होता था, ये खाली किसके लिए होता था, कांस्टेंट फोर्स के लिए होता था। जनरल फॉर्मूला तो इंटीग्रल एफ डॉट डीएल है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता था तो एफ डॉट डीएल से ही अल्टीमेटली एफ डॉट डी आता था। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि ये स्टार्टिंग रिजल्ट ही गलत यूज किया है, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली आंसर गलत ही आएगा। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तब आप इस तरह से प्रोसीड करोगे, और वेरिएबल फोर्स है तो इस तरह से आपको बिल्कुल प्रोसीड नहीं करना है। एक बात, वेरिएबल फोर्स है तो आपको बेसिक डेफिनेशन इंटीग्रल एफ डॉट डीएल से स्टार्ट करना होगा। पहला पॉइंट तो आई थिंक क्लियर है कि क्या नहीं करना था, बिकॉज ये इस प्रॉब्लम में ये बताना ज्यादा जरूरी होता है कि भाई क्या नहीं करना था, बिकॉज ये चीज अनफॉर्चुनेटली 10th स्टैंडर्ड से आदत होती है करने की, तो 10th वाली आदतें थोड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो
ये तो एक तो नहीं करना था, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं करना था। तो अब क्या करना था ये क्लियर है अपने को, तो इससे स्टार्ट करते हैं। अभी अपने को पता है कि वर्क डन होता है इंटीग्रल एफ डॉट पी एल, ठीक है। अभी एफ की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर आई कैप वाई क्यूब जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। ये अपन ने एफ की वैल्यू डाल दी। एफ तो खैर कोई अपने को दिमाग लगाना नहीं है, जो एफ दिया रहता है वो आप सीधे सीधे इनपुट कर दो, वेरी इजी, ठीक है। एफ की वैल्यू डाल दो। अब डीएल आप देख लो, ये डीएल की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। अब डीएल का मतलब होता है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख लो, अगर 0 0 0 से 1 2 3 जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक तरह से अपन 1 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये अपन डिस्प्लेसमेंट डाल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट डालने के बाद डॉट प्रोडक्ट ले लो। अभी देखना इसमें भी कुछ मजा आने वाला है। अभी लास्ट में आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड, ये अंदर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट लेके। अब इसको आप कर दो इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, y का जो इंटीग्रल करोगे तो ये हो जाएगा आपका y रेज टू 4/4 एंड z स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, और ये रिजल्ट तो आ गया यहाँ तक। इसके बाद ये भी आप देख लो, यहाँ पे भी x y z अनफॉर्चुनेटली दिख रहे हैं, जबकि x y z आंसर में नहीं दिखने चाहिए। तो x की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, y की वैल्यू 2 पुट कर दो और z की वैल्यू 3 पुट कर दो, मान लो। तो ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो कुछ तो रिजल्ट आ जाएगा, एक रिजल्ट आपका ये भी आ जाएगा। और ये आप जरा एक बार मैं निकाल ही लेता हूं एक बार कितना आता है, बिकॉज दिस इज अनदर कॉमन मिस्टेक विच पीपल मेक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये आईजेके वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत आसान होते हैं, बट एक बार इसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए पूरी, तो ये आसान होते हैं। अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब से मेथड लगाते रहते हैं, ये भी गलत है। जो मैंने यहाँ पे किया है ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स। और इससे क्या रिजल्ट आता है वो जरा मैं एक बार निकाल लेता हूँ, सो दैट किसी ने किया है तो उसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। तो 2 raised to 4 upon 4, that will 16/4, so that will be 4 and then 9/2। और इसको आप देख लोगे अगर तो ये हो जाएगा 2 plus 4 6 24 27/6, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाता है आपका 29 + 24, इफ माय कैलकुलेशंस आर राइट। ये सब गड़बड़ करके आपका 53/6 आएगा। अब आई हैव अ शॉर्ट मेमोरी, ये 53/6 शायद आ रहा था, इनफैक्ट मेजोरिटी का 53/6 ही था। लेट मी जस्ट गो बैक एंड चेक। हाँ यही डर था मुझे बिल्कुल। क्या होता है ना, जो डर लगता है ना आपको जिस चीज से, वही होता है अपने साथ। भूत से डर लग रहा था मुझे, तो भूत नहीं पकड़ लिया मुझे। तो ठीक है। तो चलो आई थिंक जो भी है 53/6 अगर मेजोरिटी का आ भी रहा था, तो आई थिंक दिस इज दिस इज अ पॉइंट जहां पे दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ वेयर यू कैन सी कि गड़बड़ करी है कुछ ना कुछ। अब तो खैर जो भी था, ये तरीका भी 100% गड़बड़ है। और अच्छा हुआ मैंने ये चीज यहाँ से ले ली, बिकॉज मैं तो एज्यूम कर रहा था कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये तो सबको आती होगी, तो मैं तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट मेथड को एक्सप्लेन करने पे जाऊंगा। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर ये बेसिक थ्योरी क्लियर नहीं है तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड पर चला जाता तो ये भी मिस हो जाता, और डिटर्मिनेंट मेथड तो क्या क्या ही समझ में आता है इसके बाद। तो अच्छा है चीजें, वर्मा जी सही कहते हैं, एच.सी. वर्मा साहब की बेसिक से जाना चाहिए हमेशा टीचर्स को। तो ये जो की चीज है, अब इसमें गड़बड़ी क्या हुई है, देखो गड़बड़ी ये हुई है, इसमें भारी गड़बड़ी है अभी भी। ये डीएल ही अपन ने गलत लिखा है। हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, हमने स्टार्टिंग तो सही करी, लेकिन स्टार्टिंग सही करने के बाद भी घूम फिर के अगले स्टेप में हम अपनी 10th स्टैंडर्ड वाली थ्योरी के ऊपर वापस आ गए। 10th स्टैंडर्ड वाली थ्योरी क्या होती थी कि वर्क डन हो जाता था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। लेकिन भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट तो हम कांस्टेंट फोर्स के लिए करते हैं ना। ये जो चीज रखी है अपन ने, इसमें आप देख लो, इसमें बड़ी 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 सारी गड़बड़ियां हैं इसमें। सबसे पहली चीज आप देख लो कि डीएल जो है, डीएल इज एन इनफाइनाइटेसिमल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल।
तो डीएल अगर इनफाइनेटसिमल है तो ये डिस्प्लेसमेंट भी तो इनफाइनेटसिमल होना चाहिए था। तो अगर डीएल की जगह आप ये रख रहे हो तो इसके अंदर कुछ dx, कुछ dy, कुछ dz ये तो आने चाहिए थे ना, ये तो आए ही नहीं। आप कहोगे नहीं है सर, हमें क्या फर्क पड़ता है, अपन तो आंसर निकालेंगे सीधे। नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि गलत आंसर आएगा इस तरीके से। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपने अगले स्टेप में गए तो आपने फिर रिमेंबर इंटीग्रेशन में देखा होगा कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3, ये गलत है एक्सप्रेशन। आपको पता है कि पूरा इंटीग्रल का एक्सप्रेशन होता है कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, ये होना चाहिए यहाँ पे। ये अपने को कई बार लगता था कि यार ये तो खाली फॉर्मेलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मेलिटी है जो भी है पूरी तो करनी पड़ेगी अपने को। तो खाली अगर ऐसा है कि इंटीग्रल आ रहा है तो ये तो इनसेंसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। इंटीग्रल के साथ साथ ये dx भी होना चाहिए यहाँ पे। ये dx नहीं होगा तो एक्सप्रेशन ही कंप्लीट नहीं होगा, और उसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा अगर आप वहां पे dx नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रल है तो इसके साथ साथ कुछ अंदर dx, dy, dz ये सब होने चाहिए थे, अदरवाइज सब कुछ मामला गड़बड़ है। तो ये सब अगर किया है तो ये सब थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो भी गड़बड़ है, और आंसर जो आ रहा है वो ऑब्वियसली गड़बड़ होगा ही इससे। तो देयरफॉर ये सब भी चीजें ठीक नहीं है। तो फिर ठीक क्या है? ठीक ये है कि ये जो डीएल अपन यहाँ पुट कर रहे थे, इसको अपने को थोड़ा ठीक से पुट करना पड़ेगा। रिमेंबर, डीएल इज एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि इसमें सही क्या चीज होगी। इनफैक्ट जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से सुनना। सी, अगर कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स बोलते हैं, लेकिन उसका जो dt टाइम के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको x थोड़ी बोलते हैं, उसको dx बोलते हैं। तो जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वन डायमेंशनल मोशन होता तो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम dx बोलते हैं, और डायरेक्शन क्या है? i कैप। सो सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें RHS में भी वेक्टर लिखना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को आप बोलोगे dx i कैप। किस केस में? वन डायमेंशन के केस में। प्रॉब्लम अगर ऐसी है जिसमें पार्टिकल खाली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन दिस विल हैपन। लेकिन अगर 2D बना देते हैं सिमिलरली इसका, तो आप देखो 2D में कोई पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे कैसे भी मूव कर गया यूं, अब आप देखो अगर ये पार्टिकल dt टाइम में, मान लो t टाइम पे पार्टिकल इधर था, तो t टाइम पे इसकी जो पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको x बोलते हैं। वर्टिकल वाली जो पोजीशन होती है इसको y बोलते हैं। और अगले dt टाइम में इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला, ये येलो कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये dt टाइम में इसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये इसका हुआ है डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट को आप रिजॉल्व कर लो। dt को अगर आप जो थोड़ा सा dt टाइम में येलो वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको दो पिंक वाले डिस्प्लेसमेंट से आप रिजॉल्व करके लिख सकते हो। और x का जो स्मॉल कंटिन्यूएशन होता है उसी को मैथ्स में dx बोलते हैं, y का जो स्मॉल कंटिन्यूएशन होता है उसी को dy बोलते हैं। तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा dx किस डायरेक्शन में? i कैप डायरेक्शन में, और dy हो जाएगा अल्टीमेटली j कैप डायरेक्शन में। तो आप ध्यान से देखो कि मैंने ऐसा नहीं दिया था कि कर्व की कोई इक्वेशन लिखी थी या कोई पर्टिकुलर कर्व था। कोई भी टू डायमेंशनल कर्व हो, ये पार्टिकल टू डायमेंशनल में किसी भी तरह के कर्व में जा रहा हो, अल्टीमेटली इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको आप dx i कैप प्लस dy j कैप की तरह लिखोगे, which was kind of obvious also because अगर ये dx i कैप आ रहा था, तो देखो फिजिक्स में हम इतनी सिमेट्री तो समझते ही हैं कि अगर वन डायमेंशन में dx i कैप है तो 2D में dy j कैप ही उसमें ऐड होगा। इसी तरह से अगर 3D करोगे तो उसके अंदर एक dz k कैप और ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप इंटीग्रेशन करके वर्क निकालना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो dl वेक्टर होता है, सिमिलरली अगर आप 3D में देखोगे तो dl वेक्टर हो जाएगा आपका dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, अगर 3D में पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो dl वेक्टर की जगह हमेशा आप इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करोगे, इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे। ये नहीं बोलोगे कि पार्टिकल 0 0 0 से 1 2 3 जा रहा था, तो ये 0 0 0 से 1 2 3 जा रहा था, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे।
वो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है, ये वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे इसके ऊपर लेवल पे अपने को बात करनी होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं लोगे, देन यू माइट आस्क मी सर फिर ये दिया ही क्यों था। अभी देखना इसका यूज आएगा, इसका यूज आएगा लिमिट्स में। जब आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखोगे तो उसमें अभी देखना थोड़ी देर में ये यूज में आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो डीएल वेक्टर है उसकी जगह आप इसको पुट कर दोगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में, या क्वेश्चन नहीं इनफैक्ट ये तो बिल्कुल कोर थ्योरी है 100%। ये इस थ्योरी का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप डीएल वेक्टर को कैसे लिखोगे। अभी मैं देखता हूं कोई चैट में आपने डाउट और पूछे हैं तो आई विल आंसर दैट फर्स्ट। फिर उसके बाद डोंट वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? नो, एब्सोल्युटली नो, वी डोंट हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एब्सोल्युटली नो। और इसके बाद आर्या गणेश पता नहीं क्या कह रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आर्या जो आप बोल रहे हो। NUSTA स्पेस BURMAJI, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। तो एक बार आप देख लो, जो भी डाउट है आपका वो अच्छे से पूछ लो। और अगर डाउट नहीं है, खाली स्पैम कर रहे हो तो बंद कर दो, अदरवाइज फिर इसी तरह के केसेस चक्कर में फिर मेरे को प्राइवेट चैट करनी पड़ती है। तो शायद मुझे लगता है शायद आप नमस्ते नमस्ते करने की कोशिश कर रहे हो किसी को, या जो भी भगवान जाने क्या बोल रहे हो आप। तो अगर कोई डाउट है तो अच्छे से पूछ लो, बट बच्चों की LOL वगैरह देख के मुझे लग रहा है कि कुछ तमाशा ही चल रहा है यहाँ पे। तो ओके, P2 सर को आप मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो शायद, चलो दैट इज वेरी नाइस, यू शुड not be doing that in the class, at least my class. So point is कि इन्हीं सब चक्करों में चैट प्राइवेट करनी पड़ती है, so that there is no disturbance like this. But anyway, मेरे ख्याल से कोई ऐसा पर्टिकुलर डाउट तो कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है मुझे, और मैं भी इसमें फिर आगे बढ़ता हूँ बिकॉज ये बहुत अच्छी थ्योरी चल रही है अभी अपनी। तो अब इसमें मैं वापस आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि मैंने अभी ये मेनली क्लियर किया है कि डीएल वेक्टर की जगह क्या रखेंगे। और सबसे पहले ये क्लियर किया था कि अगर कोई फोर्स आपको ऐसे आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में वेरिएबल फोर्स दिया है, तो वेरिएबल फोर्स के केस में इंटीग्रल एफ डॉट डीएल से स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी डीएल की जगह क्या रखना है ये हमने क्लियर कर लिया है। अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इसी में करेक्शन कर लेते हैं, बिकॉज ये तो गलत तरीका है, इसको क्यों अपने को नोट्स में देना है आपको। तो इसी को मैं करेक्ट कर देता हूं यहाँ पे अलग कलर से। नाउ यू कैन सी कि जो डीएल वेक्टर था ये हो जाएगा dx i कैप dy j कैप dz k कैप। ये आप पुट करोगे डीएल वेक्टर को, और इसके बाद अब हम आगे सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं। एंड कुछ बच्चों ने इसका फाइनल आंसर भी सही तरीके से भी निकाल के दे दिया। इनफैक्ट कुछ बच्चों का शुरू का जो ओरिजिनली आंसर था वो भी सही होगा, तो वो भी अभी चेक कर लेते हैं। अब आप देखो कि अब डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब आप देख लो बिल्कुल प्रॉपर dx dy dz सब आएगा, y क्यूब dy और z dz, और ये इंटीग्रल्स भी मैंने अलग कर लिए। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर पार्टिकल को 0 0 0 से 1 2 3 ले जा रहे थे, तो x कहां से कहां तक जा रहा था? x जा रहा था 0 से 1 तक, y जा रहा था 0 से 2 तक, और z जा रहा था आपका 0 से 3 तक। तो ऐसा नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट्स का अपन यूज नहीं करेंगे, इनका बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन हम इनका सही तरीके से यूज करेंगे, ये बात है। और अब ये इंटीग्रल करना का काम है, जरा इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो फाइनली। एक बार बता दो इसका जो भी फाइनल आंसर आता है। तो ये आ जाता है 1/3 प्लस 1 और z स्क्वायर बाय 2, दैट्स लाइक समथिंग लाइक 9/2। ये अपना फाइनल आंसर ऑलमोस्ट आ गया है। तो दिस विल बी 2 plus 6 plus 18/6, so that is 26/6, that is 13/3। यूनिट्स मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं बिकॉज हमारी ओरिजिनल यूनिट्स ही गड़बड़ थी, तो देयरफॉर यूनिट्स लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, बस 13/3 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ये बात है। और 13/3
3, अच्छा +4, चलो कुछ गड़बड़ करिए लगता है मैंने कैलकुलेशन में। +4 क्या करना चाहते हो आप? जब y को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 तक, अच्छा हाँ ठीक है, बात सही है। y रेज टू 4/4 है, यू आर राइट, तो ये 4 आएगा आपका, ठीक है। तो 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका 24, एंड नाउ इफ द कैलकुलेशंस आर राइट, तो 20 प्लस 24, so that will be 44 by 6, 22 by 3. This I think should be the answer. अब एक बार देख लो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता दो। 27 not 18, अच्छा, I'm doing lot of mistakes here. So this is like 9/2, हाँ ठीक है, fine, all right, ठीक है, okay fine, 27 agreed, ठीक है। तो अभी देखते हैं फाइनली आंसर शायद कितना आ रहा है, वही आ रहा है जो आंसर आपने उधर निकाला था। दिस कम्स आउट टू बी 53/6, इंटरेस्टिंग। ये जो आंसर है ये समहाउ 53/6 आ रहा है, और यही अपन ने अभी देखा था कि गलत गलत तरीके से भी आ रहा था शायद। और अच्छा ठीक है फाइन, ऑलराइट। चलो, आई थिंक आई हैव मेस्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो मेथड, जो गलत मेथड मैं आपको बता रहा था कि गलत मेथड नहीं करना है, उसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी थी। अच्छा ठीक है फाइन, एंड एज द स्टूडेंट्स आर पॉइंटिंग आउट कि उस गलत मेथड में भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, और उसमें डॉट प्रोडक्ट मैंने गलत लिया था। हाँ, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि जो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया था उसमें शायद ये जो 1 2 3 थे, ये 1 2 3 शायद मैंने मिस कर दिए होंगे, और ऑब्वियसली अगर उसको मिस कर दूंगा तो फिर यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, और यही एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर आगे ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा। बट चलो, दैट मेक्स मी हैप्पी बिकॉज आई माइट हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके मेथड सही होने चाहिए। तो आई एम हैप्पी बिकॉज इसका मतलब है कि ये जो 53/6 मेजोरिटी ने आंसर निकाला था, अराउंड 60% ऑफ यू हैड ऑलरेडी गिवन मी 53/6। तो वही मुझे एकदम से शॉक लगा था कि यार इतने सारे लोग गलत आंसर कैसे निकाल रहे हैं, वो भी इतनी सिंपल सी चीज का। तो ठीक है। और हाँ आदित्य, आपने मैसेज भी किया था, बट देन देखो पॉइंट ये ना कि क्लास में अराउंड 131 स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर ऑल एक्टिव एंड एनर्जेटिक। तो एक बंदे का मैसेज अगर आता भी है तो वो कई बार मिस हो जाता है। तो मैं जनरली डाउट्स देखता हूँ कि कुछ डाउट्स है तो मैं बता दूं, बट ठीक है आदित्य, यू हैड मैसेज्ड आल्सो एंड आई मिस्ड इट समहाउ। और ठीक है, परफेक्ट। तो चलो एक्सेलेंट, यहां तक तो ठीक है। तो यहां तक नंबर 1, जिन लोगों को ये चीज पता थी उनका तो काम रिवाइज हो गया, चीजें रिवाइज हो गई, बट स्टिल जो सारा का सारा मैंने थ्योरी बताई है अभी, वो काफी यूजफुल थी, बिकॉज स्टिल आई थिंक एट द मोस्ट 60% ऑफ यू हैड गिवन मी द करेक्ट आंसर, लेकिन 40% फिर भी थे, और उसमें मैं उन लोगों को भी काउंट नहीं करा जिन लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया था। तो दे माइट और माइट नॉट बी करेक्ट। तो जिन लोगों का एटलीस्ट 40% लोगों का आंसर या तो नहीं था, गड़बड़ था, जो भी था, दे माइट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिस्कशन। और तो एक ये बात तो अपनी क्लियर है पहले तो। अब इसके बाद आई थिंक टिल नाउ वी आर एवरीबडी हियर इज ऑन द सेम पेज। अब जरा इसमें और आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन देता हूं, इसी तरह का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इट विल लुक सिमिलर बट इट विल बी समवॉट डिफरेंट। देखो, अभी क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को मैं 0,0 से उठाऊंगा, और इस पार्टिकल को मैं 1,1 तक लेके जाने वाला हूं। ठीक है, एक पार्टिकल को मैं 0,0 से उठाऊंगा और इसको 1,1 तक लेके जाने वाला हूं, और ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मोशन, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स मैं आपको दे देता हूं, ये फोर्स है मान लो y² i कैप प्लस x² j कैप। ड्यूरिंग मोशन इस पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है y² i कैप प्लस x² j कैप। और बाकी मैं आपको लिख देता हूं दैट अ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम 0 0
to 1 1 along a path y equal to x square, ये जो कर्व है इस कर्व की मैं इक्वेशन भी आपको दे देता हूं। 0 0 से 1 1 तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, तो मान लो मैं आपको दे देता हूं कि 0 0 से 1 1 तक अपन इसको लेके गए along a path y equal to x square, और find the work done by the above force। ठीक है, ये भी एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। धीरे 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 मैं कुछ आइडिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, और जरा इसका भी आप एक बार मेरे को आंसर निकाल के बताओ, और तब तक कोई डाउट वाउट और है किसी के तो बताना। चलो जी, 7/10 एक बड़ा कॉमन आंसर निकल के आ रहा है अभी। वेरी गुड, 0.7। ओके, वेदांत कोठारी, आप कुछ अलग सी बात बोल रहे हो। कह रहे हो कि वर्क डन इज बाय डिफरेंट फोर्स एंड द y square I cap and x square j cap do zero work as they are perpendicular to axis। ये आइडिया और इंटरप्रिटेशन थोड़ा गड़बड़ है वेदांत। देखो, आपको आई डिडंट अंडरस्टैंड इनफैक्ट आप क्या कह रहे हो। वर्क डन इज बाय अ डिफरेंट फोर्स perpendicular to x। Maybe I will allow unmute so that if you have anything you can ask। ठीक है, now allow unmute। तो अगर कुछ पूछना है वेदांत, आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो, तो आप पूछ लो, चाहे तो माइक पे पूछ लो। ऑल्दो ये सब जो शुरू में करवा रहा हूं मैं, ये सब बड़ी 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 सिंपल सिंपल थ्योरी है, मैं बस करवा इसलिए रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बैचेस के मिक्स्ड बच्चे हैं और प्लस रिवीजन क्लास है, तो जनरली थोड़ा ये भी रहता है कि अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत चीजें आपने पहली बार में ठीक से अटेंड नहीं करी थी, कुछ मिस कर दिया था, तो वो सब चीजें कवर अप हो जाए, ये भी एक मोटिव रहता है। खाली नए नए कंसेप्ट बताना जरूरी नहीं है इन क्लासेस में। तो देखो, और पॉइंट ये भी है कि वो डिटर्मिनेंट मेथड वगैरह आपको समझ में तब आएगा जब ये पुरानी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो कहीं कोई डाउट आउट है इसमें किसी को तो बता दो, और बाकी इसमें आप देख लो, जब वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करोगे, 7/10 वाला जो आपने आंसर निकाला है, ये 7/10 वाला आंसर बिल्कुल सही है। और अब ये एग्जाम्पल मैंने बस इसलिए लिया था, एक रीजन के लिए लिया था कि वर्क डन निकालने के लिए जब f डॉट dl करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dx x स्क्वायर dy, ये चीज आएगी आपकी इस तरह से। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि dx के साथ y फंस गया है और dy के साथ x आ गया है। तो अगर इस तरह की चीज आ जाती है, इस तरह के उल्टे टर्म्स आ जाते हैं, देखो आपने मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में तो देखा होगा कि कोई भी इंटीग्रल तब परफॉर्म कर सकते हो जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो। अगर x के साथ dy आ गया है तो ये इंटीग्रेशन को कर ही नहीं सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों को सेम नहीं करते हो, ये उल्टे वेरिएबल्स अटक जाते हैं। तो अब आप देख लो कि अगर ये इंटीग्रल आ गया यहाँ पे, तो इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करने का हमारा तरीका ये रहेगा कि हमें ये दिया है कि पार्टिकल को जिस कर्व के अलोंग ले जा रहे हैं उस कर्व की इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व की इक्वेशन को अपन यूज कर लेंगे। अगर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो जो y स्क्वायर होगा ये हो जाएगा x रेज टू 4। तो y स्क्वायर की जगह मैं x रेज टू 4 पुट कर दूंगा, और x स्क्वायर की जगह तो मैं y पुट कर ही सकता हूं, और फिर आगे ये इंटीग्रल आपका बड़े आराम से हो जाएगा। और लिमिट्स आप 0 to 1 0 to 1 डाल ही दो,
तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 1/5 प्लस 1/2 और यही आपने निकाला था। तो ये बड़े आराम से रिजल्ट आ जाएगा। द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज कि अगर आपको कर्व की इक्वेशन नहीं दी है तो ये प्रॉब्लम अटक जाएगी। अगर मान लो सपोज मैं आपको एक अलग कर्व दे देता, सी y 0 से 1 तक पहुंचने का एक और रास्ता भी है, इनफैक्ट इनफाइनाइट रास्ते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला कर्व भी दे सकता था, ये भी 0 से 1 जाता है। y इक्वल टू एक्स दे सकता था, स्ट्रेट लाइन दे सकता था, ये भी आपकी 0 से 1 जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप इनके लिए चेक करके देख लो। y की जगह आप एक्स क्यूब डाल के देख लो, दोबारा कैलकुलेशन करके देख लो, आंसर आपका 7/10 नहीं आएगा, आंसर कुछ अलग आएगा। तो देयरफॉर ये इस तरह का फोर्स है जिसमें अलग अलग कर्व अगर आप लोगे और अलग अलग कर्व के लिए वर्क कैलकुलेट करोगे, अलग अलग पाथ के लिए वर्क कैलकुलेट करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली ये वर्क अलग अलग आएगा। और सिंपल लैंग्वेज में इस तरह के फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, जिसमें अलग अलग पाथ के लिए वर्क अलग अलग आता है। तो यहां तक बता दो अगर किसी को कोई पॉइंट है पहले तो। अच्छा, अब अदिति आपने क्या लिखा है कि हम y² dx और x² dy को कुछ लिख सकते हैं, ये चीज ठीक नहीं है। y² dx प्लस x² dy को आपका कुछ प्लान है कि d ऑफ x² y² लिख दो, ये चीज बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बिकॉज ये तो आप देख लो कि अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे, ये जो आप कर रहे हो, अगर ये कर लोगे तो हमें इस पाथ की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप y इक्वल टू एक्स क्यूब के अराउंड निकाल के देखो, आपको डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये चीज तो गलत है ना, वैसे भी गलत है। आप देख लो कि अगर आप इसको एक्सपैंड करके देखो, वापस x² इंटू y² का आपने d लिख दिया है, आप इसको एक्सपैंड करके देखो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, x² मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ y²। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y² विल बी समथिंग लाइक 2y, फिर y² को बाहर रखो और x² का डेरिवेटिव ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x² y प्लस 2 इंटू y² x। ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। नाउ यू कैन इजीली सी कि ये किसी भी तरह से देख लो, चलो सॉरी, इसके अंदर एक जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक dy और एक dx भी आएगा यहाँ पे, कैसे भी करके देख लो, ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन के साथ मैच ही नहीं करता है। 2 के फैक्टर का गड़बड़, इनफैक्ट 2 से ज्यादा ही गड़बड़ी आ जाती है, इसमें गड़बड़ आ जाता है ओवरऑल। तो आप इसको ये जो बोल रहे हो ना, ये चीज आप नहीं कर सकते, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। और देखते हैं जरा क्या डाउट्स हैं यहाँ तक। ठीक है, बाकी कुछ बच्चे आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं, फाइन। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको पाथ की इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग पाथ के लिए आपको अलग अलग वर्क मिलेगा। यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब और आगे देखो, इसी तरह से अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सी, फाइनल आइडिया जो अपन बिल्ड करेंगे वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और वो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी तभी मजा आएगा उस चीज को निकालने में। मान लो मैं फिर से एक पार्टिकल को 0 से 1 ले जा रहा हूं, मैं बिल्कुल जो ऊपर वाली सेम प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को रिपीट कर रहा हूं, बस मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा इसमें। मैं सेम रखता हूं पाथ, एक पैराबोलिक पाथ है, एक पैराबोलिक पाथ के अलोंग एक पार्टिकल को मूव करके ले जाता हूं, लेकिन अब की बार जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये फोर्स कर देता हूं yi प्लस xj। इस तरह का मैं एक फोर्स कर देता हूं, और हमें सब कुछ वही करना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, कि हमें निकालना है कि वर्क कितना होगा एंड सो ऑन। बस मैंने फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नाउ यू माइट से कि सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी देखना, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया है। सब कुछ है ऊपर वाली प्रॉब्लम जैसा ही, मैंने फोर्स की वैल्यू बस चेंज कर दी है, ऊपर से y² x² के मैंने स्क्वायर हटा दिए हैं, बस ये हल्का सा फर्क है दोनों में। लेकिन
जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सिमिलर कैलकुलेशंस होंगे, बट लास्ट में कुछ मेजर डिफरेंस आएगा। Okay, Soham has something for me, 7/2. Okay, Soham, 7/6. Shreyas, okay, 1 भी आ रहा है, हाँ ठीक है, 1 I think 1 is the right answer, ठीक है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखो, ये वैल्यू आप बोल रहे हो कि ये वैल्यू 1 आ रही है। आई थिंक आई विल एग्री विद यू। ये तो एक्चुअली बहुत पुराना क्वेश्चन है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और इसकी वैल्यू तो इतना पुराना क्वेश्चन है, इसका तो आंसर ही याद है मुझे, कम्स आउट टू बी 1। और जो लोग निकाल चुके हैं वो लोग एक चीज और थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन जो लोग कर चुके हैं, कि प्रॉब्लम ना, यू माइट बी थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम दी क्यों मैंने, बिकॉज ऊपर वाली प्रॉब्लम के अंदर ही मैंने खाली वैल्यू थोड़ी सी चेंज करी है ना, एफ का वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सब तो सेम ही है। इसमें और उसमें बहुत मेजर फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज ट्राई करके देखो कि अगर मैं इस पार्टिकल को ये वाले रास्ते से लेके नहीं जाता, मैं इसको एक दूसरा रास्ता दे देता हूं आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब दे देता हूं, कर्व की इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन मैंने चेंज कर दी है। कर्व की इक्वेशन अगर चेंज कर दिया, आप कैलकुलेट करके देखो जरा एक बार कि वर्क की वैल्यू अब क्या आती है, ग्रीन वाले पाथ के लिए वर्क की वैल्यू क्या आती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने कहा था कि अगर आपको मैं कर्व की इक्वेशन चेंज कर दूंगा, ग्रीन वाला पाथ बना दूंगा। आप में से कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा, तो ग्रीन वाले पाथ के लिए आप वर्क निकाल के आपने देखा होगा कुछ अलग वैल्यू आती है, इसकी 7/10 नहीं आती है, कुछ अलग वैल्यू आएगी आपकी। लेकिन यहां पे आप कैलकुलेट करके देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए, सरप्राइजिंगली और मे बी नॉन सरप्राइजिंगली यू विल फाइनली गेट कि आपको वर्क की सेम वैल्यू आएगी। वर्क की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे वापस 1 आएगी, आप चेक करके एक बार देख लो। लेकिन ये हमेशा नहीं होगी, ऐसा मत सोचना कि अच्छा सर ये तो हमेशा ही होगी, तो ऊपर भी वो 7/10 था, तो ग्रीन वाले पाथ से भी 7/10 आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर बार नहीं होता है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो जहां पे सेम वैल्यू आ जाती है, उस तरह के फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव बोल देते हैं, और जहां नहीं आती है उनको हम नॉन कंजर्वेटिव बोल देंगे। ये हमारा आगे का प्लान है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ चीजें क्लियर से प्ले, मतलब बहुत सारी चीजें सेट करनी अभी बची है। जैसे नाउ यू माइट आस्क मी, सर ठीक है, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रीन वाले पाथ से भी वर्क निकाल लिया होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब पुट करके भी वर्क निकाल लिया होगा, उन्होंने 1-1 मैच कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो एक सेकंड के लिए मान लो कि आ जाएगा, क्लास के बाद चेक करके देख लेना दैट वी आर ऑल स्पीकिंग ट्रुथ हियर। सो वर्क डन आपका आ जाएगा 1 दोनों पाथ से। अब यू माइट से कि सर ये तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया हो कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के वजह से आपका जो पाथ है, सॉरी जो वर्क है वो सेम आ रहा हो। मैं इसको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड पाथ से लेके जाता हूँ। सी यहाँ से 0-0 से 1-1 तक पहुंचने के तो इनफाइनाइट अलग अलग रास्ते हो सकते हैं ना। तो अगर आपने फर्स्ट वाले रास्ते से सेकंड वाले रास्ते से वर्क इक्वल आता है ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि कोई भी थर्ड रास्ता बनाओगे तो उससे भी सेम आएगा, ये तो प्रूव नहीं किया ना अपन ने। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन कहती है कि अगर 0-0 से 1-1 तक पहुंचोगे, किसी भी रास्ते से पहुंचो, अगर वर्क सेम आता है तब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कंजर्वेटिव तब होगा जब all possible paths give you the same work. We haven't proved anything for all possible paths, we have just proved this कि W1 W2 इक्वल होते हैं for two particular paths। तो ये हमें इंडिकेशन जरूर दे रहा है कि हाँ यार शक तो हो रहा है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, बट पक्का कैसे पता चलेगा।
अब पक्का ऐसे पता चलता है, देखो आप इसका एक्सप्रेशन लिख के देखो, वेक्टर मेथड से ही हम अप्रोच करते हैं इसको, तो ये हो जाता है जब f डॉट dl लोगे तो ये हो जाएगा y dx प्लस x dy। अब नॉर्मली अपन क्या करते थे, जो हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम में किया था वो हमने किया था कि y dx को अलग करते थे, x dy को अलग करते थे, कर्व की इक्वेशन का यूज करके हम y की जगह x स्क्वायर पुट करते थे और x की जगह हम रूट y पुट करते थे और इसके बाद आगे इंटीग्रेट करते थे। ये आप देख लो कि ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप तक आने में हमने कर्व की इक्वेशन यूज करी है, इसीलिए कर्व की इक्वेशन अगर चेंज होगी तो हो सकता है कि आंसर चेंज हो जाए हमेशा के इस चीज का। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कुछ लकीली ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें आपको इस तरह से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको कर्व की इक्वेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ फोर्सेस के केस में हम खेल खेल सकते हैं। और अब क्या खेल खेल सकते हैं, देखो खेल ये खेल सकते हैं, खेल आपने खेला होगा लेकिन मैं बस खाली आपको एक तो रिवाइज करवा रहा हूं कि आपने क्या किया था। नंबर 2, थोड़ा सा दोबारा देखोगे तो चीजें और क्लियर हो जाती हैं कि किया तो था बट एग्जैक्टली क्यों किया था वो भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जो y dx प्लस x dy है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यू कैन सी कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो ऐसे, ये पूरा जो y dx प्लस x dy वाला एक्सप्रेशन है। नाउ इट इज दिस इज अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि y dx प्लस x dy इतना सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d of xy। नाउ यू माइट फील सर ये क्या हो गया एकदम से, आप चेक कर लो इसको, प्रोडक्ट रूल लगा के देख लो। प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसको तो ये हो जाएगा कि y को बाहर रखो और x को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरी बार x को बाहर रखो और y को डिफरेंशिएट करो। आप इसको ओपन करके देख लो, ओपन करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली 100% सेम चीज आ रही है, कोई फर्क नहीं है। तो देयरफॉर कभी कभी ऐसा होता है कि इंटीग्रल के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जो थोड़ा स्पेशल होता है, कभी कभी इंटीग्रल के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जो थोड़ा सा स्पेशल होता है और ये स्पेशल एक्सप्रेशन को आप एक इस तरीके से लिख सकते हो, डी ऑफ सिंगल थिंग की तरह से लिख सकते हो। मतलब एक डी बनाओ और डी के अंदर एक सिंगल क्वांटिटी डाल दो तो उसको एक्सपैंड करके आपकी ये चीज आ जाती है। और बट ये अनफॉर्चुनेटली हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, खाली कुछ एक्सप्रेशंस के लिए होता है। इसमें मैथ्स में आगे चल के 12th के एंड में एक चैप्टर आएगा विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वहां पे ये लोग मैथ्स वाले सर आपको इस बारे में और काफी चीजें डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एज अ फिजिक्स टीचर मैं खाली आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि ये कोइंसिडेंस हमेशा नहीं बैठती है। जैसे हमारा इसके पहले जो 7/10 वाला आंसर आया था जिसमें उसमें आप एक्सप्रेशन आ रहा था आपका y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy एक्सप्रेशन आ रहा था। अब आप इसमें किसी भी मैथ्स के टीचर से पूछ लो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको d ऑफ समथिंग के फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं होता है। आप कितना भी ट्राई करके देख लो, आपको भी आप घर पे हिट एंड ट्रायल करके देख लो, कुछ भी ट्राई करके देख लो, कुछ भी एक्सप्रेशन अंदर डाल के देख लो, उसको एक्सपैंड करोगे तो ये वापस एक्सप्रेशन आएगा ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और बाकी मैथ्स में 12th में जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तब वो इसमें आपको और डिटेल में ले जाएंगे कि ये क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस खाली इतना ही बोलूंगा कि आप क्लास के बाद इसको हिट एंड ट्रायल करके देख लेना, आप अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन लिख के देख लेना, किसी को भी खोलोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन लकीली यहाँ पे कोइंसिडेंस बैठ रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इस पूरी की पूरी चीज को आप ऐसे लिख दोगे अगर, तो इसको ओपन करने से ये येलो वाला एक्सप्रेशन ऊपर का लकीली आ जाता है। और ये जो चीज होती है इसका एक नाम भी होता है मैथ्स में, ये जो चीज बनती है इसको ये लोग, इसका एक नाम होता है, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। तो बात ये है कि जब ये f डॉट dl आप करते हो तो f डॉट dl करने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन आता है इस तरह का, इस तरह का एक्सप्रेशन आता है। अब इस एक्सप्रेशन का अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल है तो आप ध्यान से देखो, आपको आगे कर्व की इक्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बना दिया तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने का मतलब है कि जो x और y है वो साथ में आ गए हैं,
और ये x और y के प्रोडक्ट को एक सेकंड के लिए अगर आप z बोल दो मान लो, तो ये जो चीज है ये चीज हो जाएगी आपकी एक तरह से इंटीग्रल dz, और इंटीग्रल dz तो सिंपली z हो जाता है। आपको इंटीग्रेट करने के लिए किसी कर्व की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे इंटीग्रल dz करोगे तो z हो जाएगा, और लास्ट में आप लिमिट्स रख दोगे, या लास्ट में आप देख लो जो z था वो कितना था, xy था, तो z को हटा के xy रख दो और लिमिट्स रख दो 0 0 से 1 1, आप लिमिट्स रख दो, तो लिमिट्स रख के आपका काम हो जाएगा। xy की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1, जो कि आपका एनीवे आ भी रहा था। तो बात ये है कि कर्व की इक्वेशन तो अपने को तब चाहिए रहती है जब हम इसको अलग अलग करते हैं। अभी राइट साइड में देखो ये वाला एक्सप्रेशन, कर्व की इक्वेशन अपने को तब चाहिए रहती है जब हम y dx और x dy को अलग अलग करते हैं, तब y को एलिमिनेट करने के लिए हमें कर्व की इक्वेशन चाहिए, x को एलिमिनेट करने के लिए कर्व की इक्वेशन चाहिए। लेकिन जहां परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल है वहां परफेक्ट डिफरेंशियल बना के आपका आंसर सीधे सीधे आ जाता है, कर्व की इक्वेशन का यूज ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कर्व हो, अल्टीमेटली जिस चीज का यूज ही नहीं हो रहा है उसकी वैल्यू कुछ भी हो, अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1 ही आएगा। तो देयरफॉर जहां परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल होता है वहां पे कर्व की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और वहां पे हर पॉसिबल कर्व के लिए इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर फाइनली सेम ही आएगा। और तो अब हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप वाले क्वेश्चंस में जहां परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल है वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और जहां परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल नहीं है, अब जैसे यहां तो पॉसिबल था लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं था, तो जहां परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल नहीं होता है वहां फिर कर्व की इक्वेशन के बिना काम चलेगा नहीं, और वो फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, ये बात है। नाउ यू विल सर्टेनली आस्क मी कि सर ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा, 5 मिनट में उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन मैं प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं। तो अपन अब पहला स्टेप चढ़ चुके हैं कि जब आप इंटीग्रल एफ डॉट डीएल करते हो तो ये एक्सप्रेशन आता है, और अभी हम यहां तक पहुंचे हैं कि ये एक्सप्रेशन को परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना अगर संभव है, पॉसिबल है, तब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा पक्का। लेकिन अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल नहीं है तब ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ये बात है। हम यहां तक पहुंच गए, और उसके बाद लकीली परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल है या नहीं है, लकीली इसके लिए मैथ्स में एक छोटा सा रूल होता है, उस रूल को ही डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। और वो डिटर्मिनेंट मेथड में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना पॉसिबल होता है और कब नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स में जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेनली आपका ये वाला था जो हमने अभी तक देखा है। और उसके बाद मैं आपको एक मैथमेटिकल रूल बताने वाला हूं कि ये कब पॉसिबल है और कब नहीं है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और तो अभी देख लो, बट यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ लो, माइक पे भी आप पूछ सकते हो, चैट पे भी आप पूछ सकते हो, यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दो। ओके, और अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो अब आप इसके आगे एक लाइन तो लिख लो, इसका कंक्लूजन तो लिख लो। हमारा कंक्लूजन फाइनली क्या बना कि ये जो एफ डॉट डीएल करके एक्सप्रेशन आता है, ये अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है तो ये फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, और अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनाता है तो ये कंजर्वेटिव नहीं होगा। इसको आप एक बार हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, कैसे भी लिखना है आप इसको लिख लो एक बार। मैं इसको डिक्टेट भी कर देता हूं बिकॉज ये बिल्कुल कोर कंसेप्ट है यहाँ पे। ओके, और लिख लो इसको, फाइनली जो कोर कंसेप्ट है वो आप लिख लो। देयरफॉर we can say that therefore we can say that if the expression if the expression f dot dl, then the sorry, if the expression f dot dl can be converted
into a perfect differential can be converted into a perfect differential then the force can be conservative, then the force can be conservative, full stop. Otherwise, it is surely non-conservative. Otherwise, it is surely non-conservative. ओके, तो अब हम पूरे लेक्चर में जिस चीज की तरफ बढ़ना चाहते थे, अब हम फाइनली वहां तक पहुंच गए हैं। तो अब मेन मतलब अभी तक तो एक तरह से मैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए धीरे 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 रास्ता बना रहा था। अब अपन मेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं बनेगा। देखो, जैसे ये y dx और x dy है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ये हर टीचर लेता है, हर बुक में दिया रहता है। तो ये तो कई बार बच्चे रट भी लेते हैं कि अच्छा सर y dx और x dy है तो उसको अपन ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। और इसीलिए अभी एक स्टूडेंट ने करा भी था एक काम की, मैंने दिया था y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dy, तो स्टूडेंट ने क्या किया कि उसको d ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कर दिया। ये गलत है, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा चीजें, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी सी चीजें रट ली है कि ये चीज थी तो अपन ने ये किया, तो आपने इसी को यहाँ पे रिपीट कर दिया। तो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हर जगह ये हो जाएगा। ये तो लकीली एक सिंपल सा एक्सप्रेशन था तो अपन ने इसको ऐसे कर दिया था। जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि, या चलो ठीक है, अभी वापस मैं अपने कोर आइडिया पे ही आता हूँ, इधर उधर नहीं ले जाता हूँ आपको। हमें अब फाइनली ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं बनेगा। बिकॉज बहुत सिंपल केसेस में तो आप ऑब्जर्व करके और बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन कॉम्प्लेक्स केसेस में देखना पॉसिबल नहीं होता। एक पक्का मेथड चाहिए रहता है कि कब होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए। तो आप वो आगे लिख लो, मैं आगे और डिक्टेट करता हूं आपको। दिस कैन बी चेक्ड, दिस कैन बी चेक्ड, लाइक व्हाट कैन बी चेक्ड, जो मैंने पहले डिक्टेट किया था कि परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज अपन चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए बात है कि दिस कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है देखो। अच्छा, एक चीज और है कि फिजिक्स में जैसा हम लोग कई बार करते हैं फिजिक्स के टीचर्स, कि आपको आगे 12th में कुछ मैथ्स की चीजें लगने वाली होती हैं। 12th की मैथ्स थोड़ी सी आपको 11th में लगती है, तो वो हम आपको जितना कंसाइज हो सकता है वो कंसाइज करके हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन उसकी जो बिल्कुल कोर मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है वो हम आपको 11th में बिल्कुल फिजिक्स के लेक्चर्स में नहीं देंगे। जैसे हमने आपको बता दिया होगा बेसिक मैथ्स में कि साइन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये कॉस एक्स आ जाता है। ये हमने सबने सारे फिजिक्स के टीचर्स 11th में बताते हैं, लेकिन हम 11th में इसकी डेरिवेशन नहीं करवाते। जो इसको हम एक्सप्रेशन बता देते हैं, रिजल्ट समझा देते हैं, इसके एग्जांपल्स करवा देते हैं, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है वो हम 12th के लिए ही छोड़ देते हैं, वो आपके मैथ्स के सर करवाएंगे। सिमिलरली ये डिटर्मिनेंट मेथड का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा मैंने समझा दिया है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या क्यों लेके आ रहे हैं, इसको यूज कैसे करना है वो सब मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन इसकी जो रिगरस डेरिवेशन होती है वो आपके मैथ्स के 12th में ही जब आएगी, जब आप
ट्वेल्थ में डिफरेंशियल इक्वेशंस करोगे वहां पे इसकी रिग्रेस डेरिवेशन आती है। बाकी मेथड मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मेथड बड़ा सिंपल सा है कि हाँ, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए ये भी है कि आपको डिटर्मिनेंट्स आने चाहिए। तो जितना मेरे को पता है कि आपको मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिए गए हैं, तो डिटर्मिनेंट्स आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो बता दो इफ माय इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। मैंने कुछ बच्चों से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हमें डिटर्मिनेंट पढ़ा दिए गए हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो खुद पढ़ लेते हैं फिर बोलते हैं कि पढ़ा दिए गए हैं। तो आप एक बार बता दो कि डिटर्मिनेंट हो गए ना। हाँ ठीक है, चलो तो फिर अपन आते हैं। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है कि अगर मान लो कोई भी फोर्स आपको दिया है आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, अब सामने आई कैप के सामने कुछ भी आ सकता है, सिमिलरली जे कैप और के कैप के सामने भी कुछ भी आ सकता है। जैसे हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें ये एफ की जगह आ गया था वाई स्क्वायर और जी की जगह आ गया था हमारा एक्स स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है, एफ और जी और एच कुछ भी फंक्शंस हैं, इनकी जगह एक्स वाई जेड साइन एक्स कॉस वाई टैन वाई कुछ भी आ सकता है एफ जी और एच की जगह। अगर मान लो कोई भी फोर्स दिया अपने को इस फॉर्मेट में, तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है? देखो डिटर्मिनेंट मेथड कहता है कि भाई सबसे पहले तो एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाओ। इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो हमेशा रहेगी आई जे के। कोई भी फोर्स दिया हो, आपको अगर ये चेक करना है कि ये फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो उसको चेक करने का तरीका है कि आप एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाओ। उसकी टॉप रो हमेशा रखना आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड वाली रो आपको रखनी है पार्शियल डेरिवेटिव डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड। ये सेकेंड रो रखनी है। फर्स्ट रो और सेकेंड रो तो हमेशा सेम रहेंगी, इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थर्ड वाली जो रो है इसमें 3 खाली स्पेस ये लोग छोड़ देते हैं। एक स्पेस खाली स्पेस की जगह यहां पे आप एफ रख दो, दूसरे की जगह जी रख दो और तीसरे की जगह एच रख दो। लुक वेरी केयरफुली, डिटर्मिनेंट मेथड में जो पहली 2 रोज होती हैं ये तो हमेशा फिक्स होती हैं, चाहे आपको किसी भी फोर्स को चेक करना हो, किसी भी फोर्स को चेक करना हो, पहली 2 रोज तो हमेशा फिक्स रहेंगी। जो तीसरी रो होती है उसमें 3 खाली स्पेस होती हैं। आई कैप का कोएफिशिएंट आप फर्स्ट वाली जगह डालोगे, जे कैप का दूसरे में और के कैप का तीसरे में। ये 3 खाली स्पेसेस के अंदर आप आई जे के जो एक कोएफिशिएंट्स हैं उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, यहां तक तो सिंपल है। इसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करो। आपको पता है कि 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप इसको ओपन करो, सॉल्व करो इसको पूरा। सॉल्व करने के बाद परफेक्ट डिफरेंशियल अगर बनना होता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मैथ्स में आगे चल के ये प्रूव करेंगे कि अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा होता है तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सब कुछ कट जाता है। सी यू कैन सी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो बड़े सारे टर्म्स आते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल अगर बन रहा होता है तो ये सारे के सारे टर्म 0 0 0 हो जाते हैं और काम खत्म हो जाता है। ये आपको आगे चल के मैथ्स में इसका रिगरस प्रूफ भी देंगे। मैं खाली आपको मेथड समझा रहा हूं और प्रूफ मैं अगेन आई विल रिपीट कि मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तो वो परेशान मत होना कि सर ये कैसे आ गया। मैं खुद बोल रहा हूं बिल्कुल ये वैसे ही आ गया जैसे क्लास 9th के अंदर या 8th के अंदर आपने देखा होगा कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब आप देख लो कि 9th में कोई आपको इसका प्रूफ नहीं देता, बस आपको बता देते हैं। आगे चल के जब 11th 12th में आते हो तो इसका प्रूफ आता है। तो साइंस ऑलवेज प्रोसीड्स लाइक दिस कि कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसका प्रूफ उधर ही देंगे, हो सकता है आगे भी आएगा, लेकिन ऑनेस्टली टीचर्स को बता देना चाहिए कि भाई अपन प्रूफ अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, सो दैट यू आर एटलीस्ट अवेयर कि आपको प्रूफ ढूंढना नहीं है, अभी 12th में आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप अगर ऐसा आ जाता है, मतलब सब कुछ 0 0 हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है अगर इसको सॉल्व करके, तो इट कैन बी शोन दैट कि उस केस में ये फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल बनाता है। और अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएगा तो ये कंजर्वेटिव होगा। और लेकिन अगर परफेक्टली कैंसिल नहीं होते हैं, सब 0 0 नहीं होते हैं, अगर ये कुछ भी बच जाता है, मान लो आई कैप जे कैप तो 0 हो गए लेकिन के कैप वाला एक्सप्रेशन 0 नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा कुछ बच गया, तो ये कोरोना वायरस की तरह है कि अगर एक भी वायरस बच गया तो फिर वो फैल जाएगा।
और फिर सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर ये बिल्कुल 0 0 0 नहीं होता है, थोड़ा भी कुछ भी बच जाता है, उस केस में परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनता है, और अगर परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनेगा तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है। ये बात है। तो आई विल जस्ट रिपीट इन ब्रीफ कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि अगर कोई भी फोर्स आपका इस तरह से है, एफ मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, तो आई जे के कोएफिशिएंट्स को आप ध्यान से देखो और उनको इस डिटर्मिनेंट में ये इस जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। वॉयलेट कलर से जो लिखा है मैंने, आई जे के कोएफिशिएंट्स को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को ओपन करो और सॉल्व करो। सॉल्व करके अगर सब खत्म हो जाता है, जो कि होगा, बड़ी मैजिकल सी प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट डिफरेंशियल की, कि इस डिटर्मिनेंट को अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनना होता है तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके कुछ नहीं बचता, सब कट जाता है। अगर ऐसा है तब ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा, और अगर कुछ भी बच जाता है तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा। ये बात है। और अभी मैंने देखा कि कुछ, ज्यादातर तो नहीं बट कुछ एक दो बंदे पूछ रहे हैं कि ये डो बाय डो एक्स जो लिखा है ये क्या चीज है मिडिल रो में, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ, ऑल्दो आई एम हैप्पी कि ज्यादातर बच्चे ये चीज नहीं पूछ रहे हैं, इन द सेंस कि अगर आपको ये पता है तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज अभी देखो 11th स्टैंडर्ड के एंड तक आ गए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं और इनकी क्या मीनिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बट फिर भी नहीं पता है मैं बता देता हूँ बिल्कुल कि ये डो बाय डो जो है इन सबकी क्या मीनिंग होती है। सी, ये जो चीज होती है ये पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, और ये डेरिवेटिव का छोटा भाई होता है, ये डेरिवेटिव से आसान होता है। पहले बात तो इसको प्रोनाउंस करते हैं डो बाय डो एक्स, कुछ लोग डेल बाय डेल एक्स बोल देते हैं, वो बहुत ठीक नहीं है बट चलेगा, वो भी चल जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके। और इसका नाम होता है पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव से आसान होता है। तो इसको देख के डरना नहीं कि अरे यार ये क्या आ गया, ये आप अगर डेरिवेटिव निकालना जानते हो तो ये उससे आसान चीज है। सेम जैसे अगर मान लो सपोज आपको डेरिवेटिव लेना होता है, मान लो सपोज एक्स स्क्वायर वाई का, तो आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप ऐसे जाओगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन होता है। आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y इंटू टू एक्स, और इसका कुछ कर नहीं सकते तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को ऐसे रखोगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर इंटू वाई का सिंपल डिफरेंशिएशन करना है तो आपका आंसर ये वाला होगा, और आगे इससे ज्यादा अभी आपको जब तक y का कुछ वैल्यू नहीं दिया तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। ये होता है सिंपल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आसान होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये बोलता है, फिजिक्स में या मैथ्स में कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें आपको किसी चीज को डिफरेंशिएट तो करना होता है, लेकिन खाली जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो सी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। पार्शियल डिफरेंशिएशन खाली ये बोलता है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x को तो आप वेरिएबल की तरह मानोगे, लेकिन बाकी वेरिएबल को वेरिएबल नहीं मानेंगे, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब दिस इज अनफेयर, कि मतलब लाइक मेरा मतलब आपका कुत्ता तो मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता है और आपका कुत्ता टॉमी, देयर इज अ पॉपुलर सॉन्ग गोइंग अराउंड दीस डेज, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि मेरा वेरिएबल तो वेरिएबल और आपका वेरिएबल कांस्टेंट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन ये करता है, जो सिंपल डिफरेंशिएशन है ये फेयर है कि अगर x जो है वो x है और y जो है वो x और y दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ दोनों को रिस्पेक्ट मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x को तो आप वेरिएबल मानोगे और जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लोगे। लेकिन हमें क्या दिक्कत है, हमारा तो काम आसान हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर y को कांस्टेंट मान लेते हैं तो y बाहर चला जाएगा और ये डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप देख लो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 2x। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करना था तो ये बड़ा सा आंसर आएगा, लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था तो ये छोटा सा आंसर आ जाएगा। तो यू कैन इजीली सी कि डरने की कोई जरूरत नहीं कि यार ये क्या नई नई चीजें आती जा रही हैं, नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखने में भले ही अजीब सा लगता हो लेकिन ये आसान होता है पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल सा फंडा होता है कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लोगे। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो y को वेरिएबल मानोगे और बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लोगे। बस ये सिंपल सी बात होती है। और ऐसे
आपका काम हो जाता है, ये बात है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दिया पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑल्दो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, सो दैट इज ओके। और एक मैं अब इसका फाइनली एग्जांपल लेके दिखा देता हूं सो दैट यू आर 100% क्लियर कि भाई ये सब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे ये 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अभी आप देखो, अभी आप देख लो, मान लो मैं आपको एक फोर्स देता हूं, ऊपर जो फोर्स लिया था उसी को ले लेते हैं, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और एक मैं इधर और कुछ भी डाल देता हूं मान लो, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा, या चलो एक काम करते हैं, ऐसे यही फोर्स लेते हैं, जो लिया था वही लेते हैं, बिकॉज हमें पक्का पता है कि ये तो नॉन कंजर्वेटिव है ही, तो अपन इसी को लेते हैं। अपने को ये, सॉरी अभी पक्का इनफैक्ट है, ये तो पक्का पता है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। अगर इसको चेक करना है तो पहली चीज, अगर ये 2 डायमेंशनल फोर्स है तो आपको पूरा 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं लेना होगा, आप इसमें सॉरी 3/3 का ही लेना होगा। इसमें जो z कंपोनेंट है इसको 0 कर दो, डिटर्मिनेंट तो 3/3 का ही रहेगा हमेशा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो z कंपोनेंट को 0 कर दो। तो अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, इधर ये आपका था आई कैप का कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट था वाई स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट था एक्स स्क्वायर, और के कैप का कोएफिशिएंट था 0। तो ये आप देख लो, इसके बाद अब आप इसको सॉल्व करो। आपको पता है कि जब सॉल्व करोगे तो आई कैप का एक्स टर्म लिखोगे तो इन दोनों को कट कर दो, तो आपको मिल जाएगा डो बाय डो वाई ऑफ 0 माइनस डो बाय डो जेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया आई कैप का कोएफिशिएंट। सिमिलरली मैं जे कैप का भी निकालूंगा अभी। अब जे कैप का निकालना है तो हम, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता ही है। जब जे कैप का कोएफिशिएंट लिखोगे तो डो बाय डो एक्स ऑफ 0 माइनस डो बाय डो वाई ऑफ डो बाय डो जेड ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फार सो गुड। और सिमिलरली के कैप का कोएफिशिएंट और लिख लो, तो के कैप का कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डो बाय डो वाई ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लेना इफ आई एम मेकिंग एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जस्ट करेक्ट मी। अभी आप आगे देखो कि आई कैप का कोएफिशिएंट तो सिंपली 0 आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो 0 है, और यहां पे हमें पता है कि अगर आप z के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्शियली, तो x को तो ये कांस्टेंट मानेगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो फिर से 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर आई कैप का कोएफिशिएंट 0 हो गया। सिमिलरली आप देख लो जे कैप का भी 0 हो जाएगा, लेकिन के कैप गड़बड़ कर देगा। यू कैन सी, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y। अब ये आप देख लो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये भी 0 था, ये भी 0 था, लेकिन ये लास्ट वाले टर्म ने सारी की सारी चीज गड़बड़ कर दी। तो देयरफॉर इस डिफरेंशियल को, सॉरी इस डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन करोगे तो सब कुछ कटता नहीं है, लास्ट में के कैप वाला टर्म थोड़ा सा बच जाता है। तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बनाएगा, और ये फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, जैसा हमने पहले ही कहा था। ये बात है। तो ये आपका परफेक्ट, ये आपका प्रूव हो गया। अब इसमें ये सब गलतियां मत करना। कई लोग बस में कहते हैं कि अच्छा सर ये सब तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जब इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को 0 से इक्वेट करके पता नहीं क्या सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है कि आप इस आंसर को 0 से इक्वेट करो और 2x इक्वल टू 2y कर दो, इससे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू y, और फिर अजीब अजीब से आइडिया लगा देते हैं कि अच्छा सर इसका मतलब है कि ये x इक्वल टू y वाले पाथ के लिए कंजर्वेटिव है। ये सब नहीं बोल रहा मैं आपको, ये सब नहीं करना है। आपको खाली सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट, और लास्ट में चेक करना है कि अगर सब कुछ कट जाता है तो कंजर्वेटिव, और सब कुछ नहीं कटता है, कुछ भी बच जाता है, तो कोरोना वायरस बच गया है, ये फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ये बात है। तो देयरफॉर ये हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि इस तरह से रियल लाइफ में आप चेक करके देखोगे कि कंजर्वेटिव है या नहीं है एक्सप्रेशंस। और ठीक है, अभी देखते हैं, अभी कोई भी डाउट है तो पूछ लो।
अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव आपने श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह में देखा था, तो दैट इज गुड। और ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी में भी देखा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो वेदांत, पोटेंशियल एनर्जी में आपने देखा था। और हाँ, जो चीज आप बोल रहे हो वेदांत, मेरे को एक बार वो मैसेज भी कर देना, अगर आपको वो चीज देखनी है तो वो मैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में जो आप बोल रहे हो वो टेकअप कर लूंगा, बिल्कुल। बट जस्ट सेंड मी अ टेलीग्राम मैसेज सो दैट आई रिमेम्बर कि मेरे को ये चीज बतानी है, तो ये हो जाता है अपना काम। तो एज सच देखो, वैसे आज का काम वैसे तो हो गया है, ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और लेने वाला हूँ, क्योंकि नया मेथड है। थोड़ा सा एक एग्जांपल की बजाय दो एग्जांपल ले लूंगा तो थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जो लोग समझ गए हैं दे कैन मे बी लीव ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल्दो एक एग्जांपल और ले लूंगा तो थोड़ा सा काम और आपका बेटर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं इसका और ले लेता हूँ। मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसका, आपको एक फोर्स दे देता हूँ अभी, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, ये फोर्स है। अपने को चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। डेलिबरेटली मैंने आपको ऐसा फोर्स दिया है जो कंजर्वेटिव है, ताकि ये मैजिक भी आप देख सकोगे कितने बढ़िया तरीके से ये सारा डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाता है, वो भी देखोगे एक बार तो मजा आएगा आपको। तो देयरफॉर डेलिबरेटली मैंने आपको एक ऐसा फोर्स दिया है जो कंजर्वेटिव, मैं पहले से ही बता रहा हूं कि है। और अब जरा इसको अगर आपको चेक करके देखना है मैथमेटिकली तो कर लेते हैं। हमारा तरीका क्या था कि ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं रेडीमेड, और इसके अंदर ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं y x और z क्यूब, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप खुद भी सॉल्व कर लो, मेरे स्टेप्स देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप जरा सॉल्व करके देखो इसको। और यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड दैट अगर आप जैसे इसको रखोगे, यू कैन सी दैट इंडिविजुअली आई कैप का भी कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा, जे कैप का भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, के कैप का भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्टली जीरो दे देता है। और अगर ये परफेक्ट जीरो आ गया है तो इसका मतलब है कि अब ये फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, बिल्कुल। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि पक्का ये नॉन कंजर्वेटिव होता। लेकिन अब ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स आपका परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएगा, एंड दिस कैन डेफिनेटली बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बात है, दैट मींस यू कैन सी कि जब कैंसिल होना होता है तो इतने बढ़िया तरीके से कैंसिल होता है कि ये सब आपका पूरा कैंसिल हो जाता है। अच्छा, और कैंसिल होगा तो तीनों ही जीरो 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 होंगे। इसमें ये भी देखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये वन हो जाए और ये माइनस वन हो जाए तो आप इसको कैंसिल नहीं मानोगे, बिकॉज वन आई कैप cannot cancel minus वन जे कैप। वन एंड माइनस वन कैन कैंसिल, बट इधर आई कैप जे कैप भी है, ध्यान से देखना। तो ऐसा मत सोचना कभी कि ये वन और ये माइनस वन हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका फिर काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तीनों जीरो 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 ही आने चाहिए, मतलब तीनों सब्जेक्ट में जीरो 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 आने चाहिए, तब अपना बिल्कुल परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा इसका। अगर एक में प्लस वन आ गया और दूसरे में माइनस वन आ गया तो टोटल जीरो होने से काम नहीं चलेगा। सर, तो अगर भी ब्रैकेट में हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल गया तो हम लोग वहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं ना कि नॉन हाँ कंजर्वेटिव। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही बात है। अगर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले ही टर्म में अगर आपको नॉन जीरो मिल गया तो वहीं विकेट डाउन हो गया अपना, तो वहीं पे आप बोल सकते हो कि भाई खेल वहीं खत्म हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। तो ये होता है आपका परफेक्ट डिफरेंशियल या कंजर्वेटिव फोर्स चेक करने का मेथड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क एनर्जी में भी आता है, और आगे चल के कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का खेल जब 11th का फर्स्ट चैप्टर, सॉरी 12th का जो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस चीज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं।
तो उसके लिए भी 12th के लिए भी जरूरी होता है कि 11 के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी 12th के कई सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में भी आते हैं। तो देयरफॉर ये सब चीजें आपकी आगे काफी काम आएंगी। हाँ वेदांत बताओ, और वेदांत जो भी डाउट है पूछ लो, और किसी को भी कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। सर हाँ बताओ। सर ये इज इट लाइक जनरल थिंग कि की कैप वाले टर्म में ही हमेशा टर्म्स आते हैं प्रॉपर वाले और बाकी के आई कैप और जे कैप के जीरो आते हैं? नहीं नहीं, वो खाली कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। तो कोइंसिडेंस है। ओके हाँ, ओके। वो कुछ सर भी कैन यू गिव उल्टा लाइक एन पुल्टा कर सकते एग्जांपल? हो। यू कैन टेक एनीथिंग, आप ये ले लो। आपको मैं एक फोर्स दे देता हूँ, मान लो सपोज एक्स वाई आई कैप। सर एक्स एंड वाई की जगह बदले तो ऐसा हो जाएगा ना फिर? हाँ बिल्कुल एक्स बिल्कुल। को जे कैप के इसमें डाल दिया और वाई को आई कैप एक्स। हाँ हाँ तो ये कर दो, अगर आपको एग्जांपल चाहिए। अगर आप ये एक्सप्रेशन ले लो, इसको सॉल्व करके देखना, इसमें तीनों में प्रॉब्लम आएगी, इसमें तीनों में जीरो, ये तीनों नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो आ जाएंगे। ये बात है, तो कुछ भी कर सकते हो। वो तो खाली कोइंसिडेंस थी कि अपना जेड वाला प्रॉब्लम कर रहा था। और बताओ। ओके सर, थैंक यू। Okay, yes, Ayushman, the class is over and थोड़े बहुत अगर कोई डाउट वाउट हो किसी को तो पूछ लो। ऑल्दो अपन बड़े अब धीरे धीरे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। शुरू में आई वाज मोर लाइक कि ये भी बता दूं वो भी बता दूं, लेकिन अभी अपन थोड़ा धीरे धीरे आराम से जा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो किसी को तो वो पूछ लो। ऑल्दो अपन ने आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी है, बिकॉज ये चीज आपकी फिजिक्स में तो पूरे फिजिक्स में यूज होती रहती है, और मैथ्स में ये पढ़ाते हैं ये चीज, लेकिन बिल्कुल 12th के एंड में जाके पढ़ाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर में पढ़ाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि जब भी फिजिक्स में यूज होती है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वर्क एनर्जी में, फिजिक्स के टीचर ये बोल के निकल जाते हैं कि हाँ ये 12th में आएगा, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको हर बुक में क्वेश्चन, बी टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस इसके मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी इसकी मैथ्स में आती है 12th के एंड में। तो ये बच्चे परेशान होते रहते हैं इस चीज को लेके, लेकिन ये थ्योरी अगर क्लियर है तो आपको आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में भी इसकी काफी हेल्प मिलने वाली है। और एक और छोटी सी बात है, वैसे तो द लेक्चर इज ओवर, लेकिन एक बच्चे ने बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी थी, तो वो मैं आंसर कर देता हूं। देखो, मैंने बड़ी केयरफुली ये बोला है कि डिटर्मिनेंट मेथड से अगर ये चीज जीरो आ जाती है, सब कुछ जीरो आ जाता है, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर डिटर्मिनेंट मेथड से जीरो आ जाता है देन दिस फोर्स में, देन ये तब ये फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं आता है तो ये फोर्स पक्का नॉन कंजर्वेटिव होगा। आप इसमें थोड़ा वर्ड्स के ऊपर ध्यान दो कि एज फार एज जेई कोर्स इज कंसर्न, अगर आप जेई कोर्स में रहते हो तो आप इस बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझोगे इस सेंटेंस को तो भी चल जाएगा, लेकिन आगे चल के जब आप बीटेक लेवल पे जाओगे, वंस यू गेट इनटू आईआईटीज, दे विल टीच यू कि डिटर्मिनेंट मेथड से या परफेक्ट डिफरेंशियल बनने के बाद भी, डिटर्मिनेंट मेथड से अगर कोई एक्सप्रेशन जीरो भी आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट मेथड खाली आपको ये बताता है कि परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे चल के बियॉन्ड जेई कोर्स, आगे चल के आईआईटी में जब जाओगे तो वो आपको इसमें और डीप में ले जाएंगे और ये बताएंगे कि अगर परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बन रहा है तब तो पक्का नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है तो उस केस में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनना या ना बनना इज नॉट द एसिड टेस्ट फॉर कंजर्वेटिवनेस, इट इज एन एसिड टेस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिवनेस। जिसका परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं बना वो तो पक्का नॉन कंजर्वेटिव है, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ फिजिक्स में, वो पक्का नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन आगे चल के बियॉन्ड जेई लेवल आपको ये चीज जरूर बताएंगे कि अगर परफेक्ट डिफरेंशियल बन भी गया है तो भी कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जहां पे फोर्स फिर भी नॉन कंजर्वेटिव हो जाता है, लेकिन वो जेई कोर्स में नहीं है। तो इसलिए मैं उसके डिटेल में ऑब्वियसली आपको नहीं ले जाऊंगा। ये सेंटेंस मैंने इसलिए बोल दिया बिकॉज एक स्टूडेंट ने बड़ी केयरफुली ये चीज पकड़ ली थी कि मैंने कैन भी लिखवाया था, तो वो पूछ रहा था कि सर ये कैन भी का मतलब तो ऐसा होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया। अगर वो स्टूडेंट नहीं बोलता कुछ भी तो मैं भी कुछ नहीं बोलता, लेकिन ठीक है, अगर बच्चे अच्छे हैं तो फिर मुझे आंसर्स भी अच्छे अच्छे देने पड़ेंगे। सो ये बात है। बट अगेन इसके बारे में ज्यादा परेशान मत होना, बिकॉज इसका कोई यूज आपके जेई कोर्स में आएगा नहीं, ये बात है।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अर्थ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो भी ये 100% श्योर नहीं है कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा, लेकिन आपके जेई कोर्स में आप इतना याद करके भी चले जाओगे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, आपको वही केस देंगे आपके जेई कोर्स में, वो जेई कोर्स में इसके बियॉन्ड आपको नहीं लेके जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके तो चलो लास्ट में जाते जाते मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दे दिया, बट अगेन आई विल नॉट आस्क यू टू वरी मच अबाउट इट, उसको बस सुन लो थोड़ा सा और भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जब आईटी जाओगे तो फिर आप देखना है इसके बाद के अजीब अजीब केसेस। तो चलो आई गेस आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, एक आध चीजें वर्क एनर्जी की बच्चे पूछ रहे हैं वो मैं ले लूंगा, बट मोस्टली कुछ रोटेशन का अच्छा सा कंसेप्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय। सर या सर वो जो मैं वाई वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप वाला था ना ग्राफ, हाँ उसमें like can it also be like xj cap wasn't present in the first half अगर हमने उसको रिजॉल्व किया and if the equation isn't given, तो फिर उसको लाइक पहले ऐसा x एक्सिस से पैरेलल एक लिया और फिर y एक्सिस के पैरेलल दूसरी लाइन ठीक है। till that 1,1, तो फिर उधर xj cap wasn't present in the line parallel to x axis. And similarly, y cap wasn't present in the line parallel to y-axis. तो फिर उनका वर्क 0 होगा, ऐसा मैं लाइक तभी कंफर्म कर रहा था। ये ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इसको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के चेक करने के मेथड से आप नहीं जोड़ सकते। जो आप बोल रहे हो वो अच्छा। ठीक है कि अगर मान लो सपोज आपके पास फोर्स है, जो आप बोल रहे थे फोर्स है आपका वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये जो आप मेथड बोल रहे हो, इस मेथड से आप ये नहीं बोल सकते कि हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव चेक कर लेंगे, बिकॉज अगर ऐसा है तो इस लॉजिक से अगर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो भी लॉजिक तो सेम ही रहेगा, आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे, लेकिन वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, ये वाला फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है। इनफैक्ट कंजर्वेटिव खाली तभी होता है जब y और x का फर्स्ट पावर होता है, आप अगर क्यूब भी कर दोगे, यहाँ पे कुछ भी पावर अलग कर दोगे तो ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर जो आप कह रहे हो वो यहां तक तो ठीक है कि अगर आपको पता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है और फिर आप 0 से 1 का वर्क निकालना चाहते हो, तो इफ यू आर अवेयर दैट दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन ये वर्क निकालने के लिए आप इस सिंपल रास्ते से चले जाओ या इस सिंपल रास्ते से चले जाओ, वर्क सेम आएगा। लेकिन अगर मैं कोई आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे देता हूं और फिर बोलता हूं कि भाई अब वर्क निकाल के बताओ, तो फिर अगर आप ऐसे ऐसे रास्तों से जाने लगोगे तो आपके सबके वर्क अलग अलग आएंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये बात है। तो ये मेथड जब आप यूज कर रहे थे तो दिस वाज अंडर द assumption that you are already aware that this force is conservative. Okay, yeah. Got it, sir. Thank you. चलो गुड। और भाई देख लो किसी का और कोई डाउट है इस लेक्चर के परटेनिंग तो पूछ लो। ओके उन्ना, आई विल आंसर योर डाउट जो आपने टेलीग्राम पे पूछा था, आई विल आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। एक्चुअली अभी पिछले एक वीक से, 1.5 वीक से लगभग 12th वालों का पहले एक तो केवीपीवाई भी था और फिर उसके बाद अभी ओलंपियाड भी था, तो जो 12th वाओ के बच्चे थे उन्होंने बिल्कुल मुझे बाइंड करके रखा था, बिल्कुल आई डिड नॉट हैव इवन वन सिंगल मोमेंट ऑफ फ्री टाइम, तो मैंने थोड़ा सा उनके डाउट्स के ऊपर फोकस किया था उस टाइम पे, बट अभी संडे था, कल ओलंपियाड हो गया है तो उनके डाउट्स भी अब होपफुली उतने नहीं आएंगे। सो आप लोगों के कई बच्चों के पेंडिंग डाउट्स होंगे जो मैंने अभी कुछ टाइम से नहीं बताए होंगे, वो इस चक्कर में था क्योंकि 12th वाओ वाले बच्चे बिल्कुल पीछे पड़े थे डाउट्स लेके मेरे, और 12th में एक और चक्कर होता है कि अभी उनका जेई एडवांस सॉरी मेंस वेंस भी बिल्कुल आ गया है,
23 फरवरी से इनके जेई वेई सब मेंस शुरू हो रहे हैं, तो वो उनको मैंने अभी बहुत सारा टाइम दे रखा था। वो मेंस के लिए तो मेरे को अभी भी देना पड़ेगा, बट ठीक है, आई विल फाइंड टाइम फॉर जो भी आपके पेंडिंग डाउट्स है वो मैं क्लियर करता हूँ।